ईरान ने जंग जीत ली है। जी हां, आपने सही सुना, ईरान ने जंग जीत ली है। समझौते के मोर्चे पर भी अमेरिका को अपनी ही शर्तों पर समझौता करने पे मजबूर कर दिया, या यूं कहें कि ऐसा चाल चला है कि अमेरिका उसी के शर्तों पर समझौता करने को लेकर मजबूर हो गया है। हालांकि पूरी खबर क्या है हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे कि कैसे ईरान ने अपना ही समझौता, अपना ही तर्क, अपना ही जो शर्त था उसी के आधार पर समझौता करने जा रहा है। समझौता होने जा रहा है दोनों देशों के बीच जेनेवा में। इस समझौते का नाम दिया जाएगा इस्लामाबाद समझौता। सब कुछ विस्तार से बताएंगे। पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज की कौन कौन सी बड़ी खबर है। आज की बड़ी खबर निकल के आई है कि ईरान ने अमेरिका से जंग और समझौता दोनों जीत लिया है। पाकिस्तान का कद कई गुना बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? पाकिस्तान चौधरी बनकर उभरा है, इसी मामले पे चौधरी बन के उभरा है। दोनों देशों के बीच समझौता कराने में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये भी बताएंगे कि इसके अलावा कौन सा ऐसा बात है जिसकी वजह से पाकिस्तान का कद और बढ़ गया है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है, जिसके कारण भारत को कई गुना ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। चौथी बड़ी खबर यह है कि यूरोप में घुसकर ही जयशंकर ने खरी खोटी सुना दिया है। एक ऐसी बात कही है जयशंकर ने पूरे यूरोपीय यूनियन के नेताओं के बीच कि सबका दिमाग सन्न रह गया सुनकर। पांचवी बड़ी खबर यह है कि नाटो से अमेरिका अपनी सेना वापस बुलाएगा। नाटो देशों से अमेरिका अपनी सेना वापस बुलाएगा, 50% की कट ऑफ करने जा रहा है। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है भारत पर, और या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से भारत पर क्या असर पड़ने जा रहा है, इसी के लिए जो हमारा का रोजाना का कार्यक्रम आता है दुनिया जंक्शन, इसमें एक बार हम फिर से आपका स्वागत करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड। चलिए पहली खबर पर नजर डाल लेते हैं। पहली खबर है कि ईरान अमेरिका के बीच प्रस्तावित इस्लामाबाद समझौता है। यह इसका कूटनीतिक विश्लेषण करेंगे। हैं, खाड़ी में युद्ध विराम और जो सैन्य घटनाएं हो रही थी अब उस पर रोक लग गई है। देखिए, जिनेवा में शांति पर मुहर और युद्ध के अंत की ओर पहला कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हमलों को रोकने और युद्ध समाप्ति की घोषणा की गई है। दोनों देशों के बीच मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU के ड्राफ्ट पर सैद्धांतिक सहमति जता दी गई है। जो खबर निकल के सामने आ रही है, ऑफिशियल सोर्स अभी इसका कोई भी ऑफिशियल वो जारी नहीं हुआ है बयान, लेकिन हाँ ये खबर निकल के सामने आ रही है कि दोनों देशों के बीच कुछ ऐसे मेमोरेंडम है जिसके ऊपर सहमति बन गई है। जिनेवा में होगा ऐतिहासिक हस्ताक्षर। यह स्थान फ्रांस में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन के करीब है, जहां अमेरिकी नेतृत्व मौजूद रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर पे आते हैं। अगली बड़ी खबर क्या है? इस्लामाबाद समझौता इसका नाम दिया जाएगा। मध्यस्थता के नए केंद्र से कूटनीति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। मध्यस्थ की भूमिका इस्लामाबाद समझौता इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि मध्यस्थ की भूमिका सबसे ज़्यादा किसी ने निभाई है तो वो पाकिस्तान ने। उसके बाद किसी ने सबसे ज़्यादा मध्यस्थता करने की कोशिश की तो कतर ने। ठीक, इन दो देशों का बहुत बड़ा योगदान रहा है दोनों के बीच में मध्यस्थ बनने का। अब देखिए क्या है, वाशिंगटन का क्या है, इसमें सैन्य कार्रवाई के विकल्प को रोककर कूटनीतिक चैनल का उपयोग किया। देखिए, सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था अमेरिका को, उसके बेसेस मौजूद थे मिडिल ईस्ट में। अब हो क्या रहा है ना, ईरान मार रहा है 15 लाख रुपए का ड्रोन, उसे रोकने के लिए अमेरिका खर्च कर रहा है 200 करोड़ रुपए का मिसाइल। नुकसान तो हो ही रहा है। दूसरी चीज़ कि जो उनका हाइप बना हुआ था ना कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, तमाम चीज़ ढिंगड़ा ढंगड़ा सबको ख़त्म कर दिया है ईरान ने। कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं आ रहा है, क्योंकि ईरान का जो ड्रोन है ना वो बहुत छोटा है और आत्मघाती है, सस्ता है। अगर 10 छोड़ रहा है, 9 आप मार दिए, एक इतना नुकसान कर दे रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब देखिए क्या है, तेहरान का रुख क्या है। तेहरान कहा कि हम सीधे आपसे बातचीत नहीं करेंगे, किसी थर्ड पार्टी को उसने लाया। थर्ड पार्टी कौन? अमेरिका, पाकिस्तान, कतर। चूँकि तेहरान वाले लोग, कल ही हमने बताया था आपको कि तेहरान के लोग कतर जा रहे हैं। कतर ईरानी डेलीगेशन कतर पहुंचा हुआ था, बातचीत क्या होने वाली थी हमने बहुत छोटे में कल बताकर इससे निकल गए थे। लेकिन ईरान क्या किया, लगातार थर्ड पार्टी के थ्रू डील करते आया। अब आगे बढ़ते हैं।
शांति के 6 प्रमुख स्तंभों की रणनीतिक वास्तुकला देखिए क्या है। 6 प्रमुख जो पॉइंट है ना, इस पे सहमति बनी है। पहला सहमति क्या बना है, होमरूज का खुलना। अब एक चीज पॉइंट पे गौर कीजिएगा, युद्ध के पहले और युद्ध के बाद की स्थिति क्या है। कह रहा था अमेरिका कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। ईरान बार बार कह रहा था कि हम नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसके जो शीर्ष नेता थे धार्मिक आयतुल्ला खामनेई, उन्होंने कहा था कि परमाणु बम मानवता के खिलाफ है, हम कभी नहीं बनाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, युद्ध के पहले क्या स्थिति थी, युद्ध के बाद की क्या स्थिति है। होमरूज जलडमरू मध्य का खुलना, समझौता में पहले भी खुला हुआ था। 30 दिनों में व्यापार की पूर्ण बहाली, पहले भी होमरूज से व्यापार हो रहे थे। अमेरिकी नाकेबंदी और प्रतिबंधों में राहत। अब देखिए क्या है, अमेरिकी नाकेबंदी पहले भी नहीं था, अब भी नहीं रहेगी। अब जो प्रतिबंध है ना, प्रतिबंध तो अमेरिका ने ईरान पे लगाया ही था, अब इसमें राहत देने जा रहा है। देखते जाइए क्या कैसे ईरान ने घुटने टेकाया है, देखते जाइए। परमाणु हथियार न बनाने की गारंटी, पहले भी ईरान कह रहा था कि भाई हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, किसी भी कीमत पे नहीं बनाएंगे। ठीक है, पाकिस्तान की मध्यस्थता, इस्लामाबाद घोषणा, फोकट में किसी अन्य देश को आपने चौधरी बना दिया। ठीक, 60 दिन का सीज फायर, इसमें यही सबसे बड़ा दिक्कत है, लोचा है। अगर बीच में इजराइल इस 60 दिन के बीच में फिर से हमला कर दिया तो सीज फायर टूट जाएगा, समझौता कहीं रद्द ना हो जाए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। चलिए आगे आते हैं। लेबनान सहित सभी मोर्चों पर 7 दिनों का तत्काल युद्ध विराम। हमने क्यों कहा, इजराइल कतई नहीं चाहता है कि इस सीज फायर में लेबनान के मुद्दे को शामिल किया जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने फोन कर गलियाया था, फोन करके कहा था पागल हो तुम, मैं नहीं होता तो तुम जेल में होते। इसी वजह से कहा था, क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पे हमला कर रहा है, उसकी जमीन को कंकर कर रहा है। ग्रेटर इजराइल का सपना भी तो है। ठीक, क्षेत्रीय शांति, इस युद्ध विराम का दायरा केवल ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसमें लेबनान सहित सभी संबंधित मोर्चे शामिल होंगे। ईरान बार बार कह रहा था कि बिना लेबनान कोई समझौता नहीं। अब देखते जाइए ना, इसमें अमेरिका की कौन सी शर्त मानी गई है, परमाणु हथियार नहीं बनाना ना, पहले भी कह रहा था कि हम नहीं बनाएंगे। शर्तें तो सारी ईरान की मान ली गई ना। आइए आगे चलते हैं। होमरूज जलडमरू मध्य का खुलना और वैश्विक व्यापार की बहाली, तत्काल प्रभाव। ईरान से गुजरने वाले किसी भी जहाज से टोल फीस नहीं लेगा, पहले भी नहीं लेता था। ये तो आपने उसे ब्लैकमेल किया, झूठा बदनाम किया, एक नैरेटिव फंसाया कि वो कह रहा है कि टोल लेंगे। चलिए, 30 दिन का लक्ष्य, समझौते कि ठीक 30 दिनों के भीतर इस जलमार्ग से यातायात युद्ध पूर्व स्तर पर लौट आएगा। भाई जाहिर सी बात है, आपने रोका था युद्ध के पहले, युद्ध के बाद वही स्थिति है। प्रतिबंधों में अस्थायी राहत, अमेरिकी नाकेबंदी हटेगी, ईरान को तेल बेचने के लिए 60 दिनों की अस्थायी प्रतिबंध छूट मिलेगी, उससे महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त होगा। अब देखिए, जो ईरान पहले तेल नहीं बेच रहा था, अब आप उसे 60 दिन के लिए तेल बेचने का भी परमिशन दे रहे हैं। अब जिन देशों से आपने प्रतिबंध लगाया है, जिन देशों का है कि ईरान से मत खरीदो, वही देश से आप फिर जाएंगे कहेंगे कि ईरान से तेल खरीदो। कितना भयंकर बेइज्जती हुआ है अमेरिका का। ये समझौता नहीं, अमेरिका का बेइज्जती है। अब देखिए एक और क्या है, यूएन की निगरानी में परमाणु हथियार कार्यक्रम पर पूर्ण रोक लगेगा। उच्च संवर्धित यूरेनियम हथियार ग्रेड, क्या होता है ना, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 को जब आप संवर्धित करके 235 बनाते हैं ना, तो इतना ज़्यादा वो विस्फोटक, मतलब वो समझिए कि परमाणु हथियार के काम आता है। ऐसे समझिए इसको, जैसे यूरेनियम हमारा जो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, जो हमारे नेचर में मिलता है, वो किसी काम का नहीं है। जब उसको हम लोग इनरिच करते हैं तो फिर उसमें बिजली बनाई जा सकती है, इतना उसमें क्षमता आ जाता है। फिर उसको और ज़्यादा इनरिच करते हैं तो परमाणु हथियार बनने के योग्य बन जाता है। ठीक, अब चूंकि मेरे पास डाटा आंकड़ा नहीं है तो मैं जल्दी में आपको समझा के निकल रहा हूँ, किसी दिन डिटेल में वीडियो बताऊँगा। तो अब ईरान जो है बहुत करीब चला गया था, चूंकि उसके पास परमाणु से बिजली घर हैं, परमाणु से चलने वाले बिजली घर मौजूद थे। आरोप लग रहा था कि परमाणु बम बनाने के बहुत करीब चला गया। ज़्यादा का अंतर होता नहीं, 80% और 90%, मतलब सिर्फ 10% का गैप होता है इन दोनों के बीच में, परमाणु बिजली घर और परमाणु हथियार बनाने के बीच में। ठीक, अब देखिए क्या हो रहा है। ईरान की सबसे बड़ी गारंटी, भविष्य में कभी परमाणु हथियार नहीं हासिल करेगा, इसका वादा किया है, पहले से करता आया। यूरेनियम संवर्धन में कटौती, कह रहा है कि हथियार योग्य, मतलब हथियार बनाने योग्य यूरेनियम हम कभी नहीं बनाएंगे।
वही बात हुई। अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में जो 90% इनरिच यूरेनियम है इसका, उसको डीएस्केलेट किया जाएगा या फिर उसको कहीं और रिपोर्ट किया जाएगा, और ये सारा चीज़ होगा यूएन की निगरानी में। इसी पे थोड़ा सा अमेरिका जीत रहा है। ठीक, आइए अगली बड़ी खबर है। लेन देन का ढांचा स्पष्ट करता है कि दोनों पक्षों ने क्या हासिल किया। अमेरिका को क्या मिला? परमाणु हथियार कार्यक्रम पर सुनिश्चित लगाम, होर्मुज जलडमरू मध्य से वैश्विक तेल व्यापार की सुरक्षा, अमेरिका और सहयोगी जहाज़ों के लिए बिना टोल का मार्ग। पहले भी था, आपको क्या मिला? दूसरा चीज़, ईरान को क्या मिला? सीधे अमेरिकी सैन्य हमलों से बचाओ, आपने उसे डिस्टर्ब किया, आप पीछे हट रहे हैं। बंदरगाहों से नाकाबंदी की समाप्ति, हाल में ही युद्ध समाप्ति के बाद आपने नाकाबंदी शुरू की थी। तेल बेचने के लिए 60 दिन का प्रतिबंध, राहत और राजस्व की प्राप्ति। अब देखिए, ईरान की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, डॉलर के मुकाबले वहाँ 1-1 लाख ईरानियन रियाल जारी किए जा रहे हैं। सब कुछ अब उसका धीरे धीरे पटरी पे लौट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सबसे बड़ी पॉइंट क्या है? अमेरिका ने ईरान की कई संपत्तियों को विदेश में फ्रीज करके रखा हुआ था, मतलब उस पर प्रतिबंध लगाया था, उसे कैद कर लिया था कि आप उसका यूज नहीं कर सकते, ना विड्रॉ ना डिपॉजिट, जो संपत्ति जैसा है वैसे ही फ्रीज है। ठीक, कोई एक्टिविटी उसमें नहीं होगी। अब इसमें क्या है ना, ईरान कह रहा है कि शुरुआती हस्ताक्षर होते ही तुरंत संपत्ति जारी की जाए, जो संपत्ति फ्रीज है उसे खोलो। अमेरिका कह रहा है पहले हम देखेंगे कि तुम कर रहे हो नहीं, धीरे धीरे खोलेंगे, पहले 10% 20%, तुम 10% भी खोल के हार ही रहे हो, क्योंकि वो तो पहले से फ्रीज था युद्ध से पहले। ठीक, आइए 60 दिनों के भीतर 3 प्रमुख लंबित मुद्दों का समाधान खोजना होगा। अब 60 दिन के भीतर दोनों देश मिलेंगे, आपस में बैठेंगे और 3 जो प्रमुख मुद्दे हैं उस पर बातचीत करेंगे। शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम, कैसे वो अपना बिजली बनाते रहेगा, इसके लिए दोनों देश बैठ के बातचीत करेंगे। दूसरा, प्रतिबंधों की अस्थायी समाप्ति, 60 दिनों की अस्थायी छूट के बाद आर्थिक प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने की रूपरेखा। अब ईरान कह रहा है कि 60 दिन तक का तो जो हमने छूट दिया ठीक है, 60 दिन के बाद क्या? तो 60 दिन के बाद आपको हमें प्रतिबंधों से छूट हटाना होगा हमारे ऊपर से, क्योंकि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं आपके अकॉर्डिंग। पहले हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बना रहे थे तो आपने लगा रखा था, अब हम आपके अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं तो प्रतिबंधों से छूट हटाइए। इतनी भयंकर बेइज्जती हुई है ना अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, कहा नहीं जा सकता। अब देखिए क्या करा, नुकसान की भरपाई का तंत्र, युद्ध और नाकेबंदी के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए एक संयुक्त तंत्र का निर्माण। अब दोनों देश मिलेंगे, यहाँ थोड़ा अमेरिका जीत रहा है क्योंकि वो है इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। वो अब जाएगा ईरान में, इन्वेस्ट करेगा, वहाँ के तंत्र को फिर से खड़ा करेगा, बदले में पैसा लेगा। थोड़ा सा ये पॉइंट जो है ना, हाँ इसकी ज़रूरत भी ईरान को है, क्योंकि जब प्रतिबंध लगा है तो चारों तरफ से वो फ्रीज है, कोई भी देश उसकी मदद करने जा नहीं रहा है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। यह समझौता एक अंतिम शांति संधि नहीं बल्कि पहला रणनीतिक कदम है, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पीस। ठीक, इस्लामाबाद समझौता मध्य पूर्व में शांति संतुलन का एक नया अध्याय है, दोनों देशों की मजबूरी और कूटनीतिक जीत का मिश्रण है। अगली परीक्षा अगले 60 दिनों में होगी। अब देखिए, इसके अलावा जो 3 बड़ी खबर थी उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। 3 बड़ी क्या है? पश्चिम में सुरक्षा में ढांचागत बदलाव आने जा रहा है। यूरोप में यूरोपियन सुरक्षा यानी यूरोप की सुरक्षा नाटो करते आ रही है। जब से शीत युद्ध के मतलब शीत युद्ध और उसके आसपास के समय से नाटो एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में यूरोप की मदद करते आ रही है। अब देखिए क्या है, ये भाई साहब ट्रम्प जो है ना, स्थिर बैठने वाला नहीं है। ईरान पे हमला कर रहा था तो यूरोप से मदद मांगा, यूरोप बोला हम नहीं देंगे मदद, तुम्हें जाओ। अब मुझे लग रहा है कि इस बात का वो बदला निकालने के लिए नाटो से अपने 50% सेना वापस बुला रहा है। विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर देख लीजिए, रूसी तेल खरीद पर भारत का बेबाक रुख और पश्चिमी दोहरे मापदंडों का पर्दाफाश। आज जयशंकर हैं यूरोप में, यूरोपियन यूनियन के देशों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक भी ऐसा वाकया बता दीजिए जिसमें भारत के बने हथियार से किसी यूरोपीय की मौत हुई हो, जबकि यूरोपियन मेड हथियार से कई भारतीय सैनिकों की मौत हुई है। तीसरा बड़ा क्या है,
तीसरा है अपने पड़ोसी के साथ, बांग्लादेश के साथ। आज बीएसएफ के एक डीजी लेवल का अधिकारी और बीजीबी जो बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्स है, उन दोनों देशों के मतलब अपर लेवल के अधिकारी मिले हैं, एक साथ आए हैं, बातचीत किए हैं। अब इस पर कुछ रिजल्ट निकल कर आया है। क्या रिजल्ट निकल कर आया है सब कुछ बताते हैं, पहले जान लीजिए नाटो के बारे में। नाटो कह रहा है कि 153 जो इसके पास 153 जो हथियारों का बेड़ा है, इसमें से कटौती कर रहा है अमेरिका। 153 में से 99 यानी 1/3 की कटौती कर लिया है। 36 F-16 और 18 F-35 बेड़े से बाहर हो रहे हैं। ठीक। दूसरा, रणनीतिक बमवर्षक 50% जो इसके बमवर्षक जहाज है ना अमेरिका के, वो भी बुला रहा है। ठीक। पनडुब्बी, एक भी पनडुब्बी अब यूरोप में अमेरिका का नहीं रहेगा। अब इससे यूरोप बेचैन है। क्यों बेचैन है? क्योंकि बिना अमेरिकन पनडुब्बियों के रशियन पनडुब्बियों का पता लगाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। रशियन पनडुब्बियों का टो सिर्फ एक ही पनडुब्बी ले सकता है, एक ही देश का, वो है अमेरिका, क्योंकि यही टेक्नोलॉजी, खास जो टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ अमेरिका के पास है। अब आइए समुद्री निगरानी। P-8 पोसाइडन्स ड्रोन जो है या फिर जहाज जो है भारत के पास है शायद 2, 26 से घटाकर 15 कर दिया है। भयंकर कटौती किया है भाई साहब इसने नाटो में। अब नाटो बेचैन है। आइए, सामरिक शून्यता, यूरोपीय सुरक्षा पर सीधा प्रभाव। डीप स्ट्राइक क्षमता में कमी, 18 F-15E विमानों को हटने से नाटो के पास दुश्मनों के ठिकानों पर गहराई तक मार करने की क्षमता में अचानक भारी कमी आई है। पनडुब्बी रोधी ग्रिड कमजोर, अमेरिकी पनडुब्बी और P-8 पोसाइडन्स की वापसी से उत्तरी अटलांटिक में रूसी पनडुब्बियों को ट्रैक करने का नाटो का पूरा सुरक्षा ढांचा जो है वो खतरे में। शुरुआती प्रतिक्रिया, पोलैंड, रोमानिया, बाल्टिक देशों की हवाई सुरक्षा के लिए अहम F-16 विमानों को हटाया। अब देखिए भाई साहब, ये है रसिया, ये है ना 3 देश रसिया से टच कर रहे हैं, रसिया के करीब है, पोलैंड है, बाल्टिक देश है और रोमानिया है। ये फंस जाएंगे अब चक्कर में, क्योंकि जब नाटो के पास F-15 थे, F-16 थे, तो इससे रशियन फाइटर से मुकाबला किया जा सकता था। अब तो ये वापस उठा रहा है, और उठा भी कहाँ से रहा है? रशियन बॉर्डर से। सोच रहा है ना कितना बड़ा, मतलब ये कैसे ब्लैकमेल कर रहा है नाटो देशों को, देखते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खबर है जयशंकर साहब की, दबाव के बजाय यथार्थवाद, रूसी तेल पर भारत का रुख। एस जयशंकर जो है कुल तारंता वार्ता फिनलैंड में थे। हम लागत और उपलब्धता के आधार पर तेल खरीदते हैं, ये बात उन्होंने कहा है। हम दबाव में किसी से तेल न खरीदते हैं न रोकते हैं। फिनलैंड में थे मौजूद, वहाँ उन्होंने ये बात कही है। अब देखिए क्या है यूरोपीय प्रभाव। यूक्रेन युद्ध 2022 के बाद यूरोप ने भारत के पारंपरिक मध्य पूर्वी आपूर्तिकर्ताओं से तेल खरीदना शुरू किया। जब से रसिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, तब से यूरोपीय देश मिडिल ईस्ट से तेल खरीदने लगे, जो भारत का भी पारंपरिक था। अब क्या होता है कि एक ही दुकानदार के पास अगर 10 ग्राहक जाएं तो डिमांड बढ़ती है। तो भारत क्या किया, जहाँ से यूरोप खरीदता था तेल यानी रसिया, वहाँ पहुँच गया। जिसे सस्ता मिलेगा हम उसी से खरीदेंगे। जयशंकर भी यही कह रहे हैं, लागत और उपलब्धता के आधार पर खरीदते हैं। भारत का विकल्प, भारत अपनी परिस्थितियों के अनुसार ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूसी तेल की तरफ गया। हमने पहले बता दिया इस चीज़ को। अमेरिका का दोहरा रवैया, 2022 में अमेरिका ने खुद को वैश्विक बाजार को स्थिर करने के लिए भारत से रूसी तेल खरीदने को कहा, लेकिन बाद में टैरिफ और प्रतिबंधों की राजनीति की। अब देखिए इसी पर जयशंकर का एक बयान आया है कि अगर आपकी पॉलिसी एक दिन में चेंज होती है तो हम उसको अमल करने वाले नहीं हैं, हम अपने अनुसार पॉलिसी बनाएंगे। सीधा टारगेट, देखिए बैठे तो यूरोप में थे, सुना ट्रंप को रहे थे कि आपकी पॉलिसी रोज चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नहीं ना चलेंगे, हम आपके मोहरे नहीं हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हम आज़ाद मुल्क है, अकॉर्डिंग टू इमरान खान कि भारत एक आज़ाद मुल्क है। ठीक। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कूटनीतिक प्रभाव, हमें खेल मत सिखाइए, जयशंकर का कहना है। यदि नीति एक दिन लागू होती है और दूसरे दिन हटा ली जाती है, सुविधा के अनुसार नियम थोपे जाते हैं, तो हमें खेल मत सिखाइए। हम जानते हैं कि यह खेल कैसे खेला जाता है।
यह सिद्धांतों या नैतिकता का सिद्धांतों और नैतिकता के पवित्रता के बारे में तो कतई नहीं है। पश्चिम द्वारा अपनी सुविधा अनुसार वैश्विक व्यापार नियमों और प्रतिबंधों का चयनात्मक उपयोग करने पर जयशंकर ने यह पलटवार किया है। चलिए आगे चलते हैं। अब यूरोपीय हथियारों पर भारत का पलटवार। भारत ने कभी यूरोप के खतरे में नहीं डाला, लेकिन यूरोपीय हथियारों का इतिहास अलग है। हमने डायरेक्ट नहीं कहा, जयशंकर ने डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट वे में यूरोपीय देशों को खूब सुनाया है। देखिए क्या है भारत का रिकॉर्ड, आज तक किसी भी यूरोपीय देश पर भारतीय हथियारों से हमला नहीं हुआ है। वैश्विक सुरक्षा में शांतिपूर्ण और गैर आक्रामक भूमिका रही है। यूरोप का रिकॉर्ड देख लेते हैं। यूरोपीय देशों ने दशकों तक ऐसे हथियार बेचे जिनका इस्तेमाल भारत पर हमला करने के लिए हुआ। ऐतिहासिक संदर्भ, पाकिस्तान द्वारा फ्रांसीसी मिराज जेट्स और अगस्टा क्लास पनडुब्बियों का भारत के खिलाफ प्रयोग। पाकिस्तान के पास भी मिराज था, हमारे पास मिराज 2000 है, वो अलग बात है, लेकिन अगस्टा क्लास की पनडुब्बियां भी फ्रांस देते आया था। अब अलग बात है कि फ्रांस चूंकि भारत का बहुत अच्छा दोस्त हो गया है। हमने एक वीडियो में आपको बताया था कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक ही चीज़ फिक्स है, वो है इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। कोई किसी का परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं है। अगर कोई दोस्त है दुश्मन है तो वो है इंटरेस्ट। जब जिसका इंटरेस्ट जैसे लागू होगा वो दोस्त और दुश्मन बनता जाएगा। आगे आते हैं। अब ये खबर आ रही है हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से। सीमाओं पर एक नया अध्याय। बीजीबी और बीएसएफ के करीब 57वीं महानिदेशक डीजी स्तर की वार्ता। हमने पहले भी बताया था डीजी स्तर की वार्ता हुई है। मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ फुजम्मा सिद्दीकी और भारत की तरफ से प्रवीण कुमार, बीएसएफ की तरफ से प्रवीण कुमार और बीजीबी की तरफ से अशरफ फुजम्मा सिद्दीकी। वार्ता का माहौल क्या है? हालिया क्षेत्रीय राजनीतिक बदलाव के बावजूद वार्ता को सौहार्दपूर्ण, सकारात्मक और दूरदर्शी बोला गया। दोनों देशों के बीच में जाहिर सी बात है उधर जमात भी पीछे पड़ा हुआ है अपनी सरकार के कि क्यों भारत डिपोर्ट कर रहा है घुसपैठियों को। अब आइए थोड़ा इस पर एक बार विस्तार से डाल लेते हैं। शून्य मौतें। निहत्थे नागरिकों की सीमा पर होने वाली मौतों को पूरी तरह से शून्य करने के लिए हथियारों के इस्तेमाल पर सख्त नियंत्रण। दोनों देशों के सैनिक किसी भी निहत्थे नागरिक पर हमला नहीं करेंगे। पुशिन पर रोक। म्यांमार के नागरिकों, रोहिंग्या और बिना दस्तावेज वाले व्यक्तियों का अनाधिकृत और जबरन प्रवेश पर तत्काल रोक। कोई भी रोहिंग्या भारत नहीं आएगा। अब देखिए क्या चीज है, नागरिकता सत्यापन। पकड़े गए लोगों के लिए स्थापित स्वदेश वापसी तंत्र का कड़ाई से पालन। भारत यहाँ पे जीत गया। अगर मान लीजिए कोई बांग्लादेशी पकड़ा जा रहा है, उसके पास वह दस्तावेज नहीं है, हम डिपोर्ट करेंगे, बांग्लादेश एग्री है, चलिए भाई ये भी बात मान लेते हैं। बहुआयामी सीमा सुरक्षा ग्रिड। देखिए क्या है, खुफिया ग्रिड। भारत खुफिया जानकारी का साझा करेगा, बांग्लादेश भी करेगा। तस्करी पर प्रभार। नशीले पदार्थों, हीरोइन, फेडेंशियल और अवैध अग्नेयास्त्रों की सीमा पार तस्करी पर संयुक्त क्रैकडाउन। दोनों देशों के सैनिक मिलकर इसे रोकेंगे। बुनियादी ढांचा और जल बंटवारा। कुशियारा नदी से 153 क्यूसेक पानी निकालने के समझौते की निगरानी होगी। जीरो लाइन के 150 गज के भीतर बिना अनुमति निर्माण पर रोक। अभी हाल में ये एक वीडियो आया था, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जहाँ इंडिया के कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। शायद बांग्लादेश की बीजीबी की तरफ से उन्हें रोका गया था या शायद कोई निर्माण किया जा रहा था। दोनों देशों की सेना एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। अब इन तमाम विषयों पर मिल बैठ के एक सहमति बनी है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा यह कार्यक्रम रोज आता है। दुनिया जंक्शन को देखते रहिए, न्यूज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।